हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि एसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम है, इसके लिए 6 से 8 महीने की तैयारी काफ़ी होती है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 8 महीने में काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी 8 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन आपको हर दिन प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, हर दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना ही फ़र्क है। लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ना अब इसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया है इतने वक्त तक तैयारी करना, क्योंकि जब से पैटर्न और सिलेबस चेंज हुआ है सीजीएल का, तब से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। 8 महीने का वक्त काफ़ी है और इसीलिए अब जाके ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ के बारे में इन फ्यूचर बात करूँगा, एक एक सब्जेक्ट किसको कितना पढ़ना है, किसको कितना वेटेज देना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। यहाँ मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए आया हूँ कि सीजीएल 24 के लिए आपको कैसा अप्रोच रखना है, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। फिलहाल टेक्स्टबुक पे एक ऑफर भी चल रहा है, जिसके तहत आप टेक्स्टबुक का 1 साल का पास आप 263 रुपये और टेक्स्टबुक का पास प्रो आप 351 रुपये में ले सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल तक आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स किसी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, प्लस मैक्सिमम बच्चे टेक्स्टबुक का मॉक देते हैं, तो जब भी आप टेस्ट देंगे तो अपना आप एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं कि उन लोगों के बीच में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। टेक्स्टबुक का मॉक बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने अटेम्प्ट किया है और उनका रिव्यू बहुत ही अच्छा रहा है। तो अगर आप भी टेक्स्टबुक का पास या पास प्रो लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, वहाँ पे लिंक है। और कोई भी ऑफर अवेल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप WWE कोड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको एश्योर करनी है वो ये कि एसएससी सीजीएल के अलावा आपका फोकस किसी और एग्ज़ाम पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भर रखा है तो एग्ज़ाम देने के लिए चली जाइए, इट्स ओके, लेकिन प्रिपरेशन कंटिन्यूसली आपको एसएससी सीजीएल की ही करनी है, उसी के पर्सपेक्टिव से करनी है, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। और दूसरी चीज़ कि आपको एक रूटीन मेंटेन करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात में पढ़िए, सुबह उठिए, सुबह उठ के पढ़िए या फिर दोपहर में पढ़िए। आप जब भी कंफर्टेबल हों उसके हिसाब से एक रूटीन सेट कीजिए कि इस वक्त मुझे पढ़ाई करनी है, इस वक्त मुझे ये काम करना है, उस वक्त मुझे ये काम करना है। चाहे आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं या पार्ट टाइम कहीं जॉब भी कर रहे हैं या फुल टाइम भी कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टिल आप एक रूटीन तो बना ही सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। भले ही आपको नंबर ऑफ आवर्स कम मिले, लेकिन अगर आपका रूटीन आप सेट है और उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है वो लेस अमाउंट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो रूटीन ज़रूर बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ये मन में बिठा लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। अब वो ज़माना गया जब आप सिर्फ मैथ्स इंग्लिश पढ़ के सीजीएल में सिलेक्शन ले लिया करते थे, अब वो बात नहीं है। आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 5 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में बराबर ध्यान देना है, नहीं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैथ्स से आपको कम टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट वीक है फिलहाल उस पर ज़्यादा टाइम देना है। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट अच्छा होता है उसको पढ़ना हमें अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं उसको पढ़ना हम लोग, और उसी को हम लोग ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। मान लीजिए कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपका इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है, नॉलेज भी कम है और उसका वेटेज भी कम है एग्जाम में, ठीक है। ये हम देखते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें इसको कम वक्त देना है, ठीक है। दिन में अगर आधा घंटे या 2 दिन में भी आधा घंटा हमने दिया तो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो थोड़ा सेंसिबली आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस लेवल पे लेके जाना है, पहले ये एनालिसिस करके उस हिसाब से हर दिन आपको उस हिसाब से टाइम अलॉट करना है हर सब्जेक्ट को। ऐसा मत कीजिएगा कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार मैथ्स ही पढ़ रहे हैं या मतलब 1 महीने लगातार इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, नहीं। हर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, आपको साथ में कैरी करना है। वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने का जो बर्डन होता है ना, उसके लिए आपको अभी से यूज टू होना है ताकि एग्जाम में आप जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छे ढंग से कर सकें। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे इसके रिगार्डिंग। मैथ्स के 4 बहुत ही अच्छे टीचर्स का नाम बताइए, शायद आप बता देंगे। इंग्लिश के 4 सबसे अच्छे टीचर्स का नाम बताइए, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, फिर भी आप बता दें मे बी। अगर मैं कंप्यूटर के 4 अच्छे टीचर्स का नाम बताऊं तो आप शायद नहीं बता पाएंगे।
ऐसा इसलिए कि जितना इंपॉर्टेंस आपने मैथ्स को दिया उतना इंपॉर्टेंस आपने इंग्लिश को शायद नहीं दिया, या जितना इंग्लिश को दिया उससे कम आपने कंप्यूटर को दिया, रीजनिंग को दिया। तो सब्जेक्ट के मामले में जो हम लोग पक्षपात करते हैं कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो मकसद है वो बहुत पढ़ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना नहीं है। आपका मकसद है सिलेक्शन लेना, एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना। अगला पॉइंट है कोचिंग के बारे में। तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने अलग अलग जगह पे कोचिंग कर रखी होगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, अगर अभी आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन है, सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप उस सब्जेक्ट्स की ज्वाइन कीजिए जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से नहीं पढ़ सकता हूं, ऐसे तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ्स हो सकता है, मैथ्स में आपको ज़रूरत पड़े, थोड़ा इंग्लिश में पड़े, लेकिन रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर एक बुक लेके आप आ जाओ घर पे, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से इंप्रूव कर सकते हो। कोचिंग में अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपका वक्त बचेगा नहीं। ये 8 महीने में से 6 महीने कैसे निकल जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको इस अटेम्प्ट में ही डेस्परेटली सिलेक्शन लेना है तो कोचिंग के मामले में आप थोड़ा सा खुद को बचा कर रखिए। तो वैसे सब्जेक्ट्स की ही कोचिंग लेनी है जिसमें आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हर सब्जेक्ट की कोचिंग करना, दिस इज़ नॉट सेंसिबल एट ऑल। सिर्फ आपका ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वेस्ट ऑफ मनी होता है, जो कि अभी आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर 8 महीने में आप खुद को तैयार करना चाहते हैं सीजीएल के लिए। तो अगला पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम लोग क्या होता है ना, 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट होता है, वहाँ से कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली लेके चलनी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पहले हम लोग थियरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, चाहे मॉक से हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो। नहीं, जब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसी वक्त उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, ठीक है। सिर्फ रीडिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आज आपने रीडिंग की, कल आप भूल भी गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने भूला, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसी वक्त उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी आपने कर लिया, तो वो आपके दिमाग में स्टोर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये एश्योरेंस ज़्यादा बनेगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया फिर तो मुझसे छूटेगा नहीं। एंड दिस कॉन्फिडेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। अब दोस्तों आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूट्यूब। आप सब लोग YouTube देखते होंगे, YouTube से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती होगी। बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं चीज़ों को। आपके लिए एक गाइडिंग लाइट होता है YouTube, ठीक है, आज के टाइम में। लेकिन याद रखिएगा कि YouTube बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा गंदगी भी है YouTube पे, ठीक है। आपके मन को पॉल्यूट करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आपको सेंसिबली डिसाइड करना है कि आपको किसकी ज़रूरत है। आपको जिसकी ज़रूरत है आप उससे हेल्प लीजिए, अपना सिलेक्शन, अपना प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और निकलिए, ठीक है। किसी और की बातें सुनकर इन्फ्लुएंस होकर अपने काम को अफेक्ट या चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस मामले में आप कंप्लीट खुद के मालिक हैं। क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, इसमें आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये डिसीजन आपको सोनली आपका खुद का ही होता है। तो इस डिसीजन को बनाने के लिए थोड़ा सा आप सोचिएगा, सेंसिबली आपको डिसाइड करिएगा, एंड देन ओनली गो फॉर कि हाँ भाई इस आदमी का मुझे साथ अपना चाहिए, साथ ज़रूरी है मेरे लिए अगर मैं सिलेक्शन चाहता हूँ तो, एंड डू फॉलो दैट। ऐसा नहीं कि हर किसी को आप फॉलो करें, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है कि इसको आपको रियली लगता है कि हाँ जो ये बात बताता है वो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इससे मुझे हेल्प होगी, उसी को फॉलो कीजिए। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप हर किसी को फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं एक एक छोटे छोटे एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा प्रिपरेशन के, कि आपको क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे इंप्रूव करना होता है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना ज़रूरी है, क्या पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या दिक्कतें हम लोग फेस करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, उससे हम लोग कैसे खुद को ओवरकम करना है। तो ये सब के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।